नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पॉलिटी के अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के 22 भागों की। कंपटीशन चूंकि एकाग्रता मांगता है और चीज़ें आपको सही से मालूम होनी चाहिए, आपकी मेमोरी में एकदम बैठी होनी चाहिए चरणबद्ध तरीके से, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन में स्पीड की ज़रूरत है। और अगर आपने याद किया और उसका तरीका नहीं सही है तो भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर टाइम लग गया तो भी तो आप पेपर से बाहर हो जाओगे, तब भी तो नहीं आप क्वालिफाई कर सकते। तो इसलिए राय यही है कि आप चरणबद्ध तरीके से चीज़ों को समझते जाइए, नोट डाउन करते जाइए और रेगुलर बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी याद नहीं होगा। अब बात करते हैं आज की। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम भारतीय संविधान के भागों की बात करेंगे, तो पहला भाग हम लेंगे भाग 1, क्योंकि 22 भाग हैं, आप सब जानते हैं। 22 भाग का पहला भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी ये सीधे सीधे केंद्र से जुड़ा हुआ है। केंद्र से जुड़ा होने का मतलब है कि हमारे पूरे भारत की सीमाएं कहाँ तक होगी, हमारे पूरे भारत के अंदर किस राज्य को कब बांटना है या किस राज्य की सीमा को बदलना है। तो ये सब जो प्रोविजंस हैं ये भाग 1 में किए गए। अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर अनुच्छेद संख्या 4 में इसकी व्यवस्था कर दी गई। भाग 2 संबंधित है नागरिकता से। नागरिकता का मतलब ये है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। जैसे कि आप अपने घर में भी कोई बाहरी व्यक्ति आ जाए उसको नहीं रख सकते, वैसे ही कोई भी देश किसी भी बाहरी व्यक्तियों को अपने देश में नहीं रख सकता। इसके लिए नागरिकता बनाई जाती है। तो नागरिकता में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर अनुच्छेद संख्या 11 तक इसमें है। इसमें ये बताया गया कि कब तक आपकी नागरिकता रहेगी और कब आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। जब इन पर आएंगे तो इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि क्या ये है। भाग 3 में मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो आपको दिए गए हैं, इन मूल अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार रहता है। जब भी उसे लगता है कि कोई भी कानून मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो उसे खंडित कर देता है वहां तक जहां तक वो मूल अधिकारों का हनन करता है। उसके बचा हुआ कानून चालू रहेगा, लेकिन उसके आगे का जो कानून मूल अधिकारों का हनन कर रहा है या उसकी सीमा को निश्चित कर रहा है तो उसे हटा दिया जाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तत्पर रहता है। मूल अधिकारों में अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर अनुच्छेद संख्या 35 तक आती है। भाग 4 का मतलब है कि आप जिस राज्य में रह रहे हो वो राज्य आपके लिए कोई नीतियां बनाएगा, जिसे कहते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें हर राज्य अपने अपने राज्य के जो नागरिक हैं उनके लिए कानून तैयार करता है जो उनके हित का कानून हो। अगर बाय द वे वो ऐसा कानून बन गया जो मूल अधिकारों का हनन करने लगा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, जैसा कि हमने बताया। तो वो उस कानून को वहां तक ही रखेगा जहां तक वो मूल अधिकारों का हनन नहीं कर रहा। उसके अलावा जो कानून है उसे हटा दिया जाएगा, उसे शून्य की स्थिति में डाल दिया जाएगा। और जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर अनुच्छेद संख्या 51 तक आते हैं। इतने आर्टिकल्स हैं। भाग 4 का में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, कि आपके भी अधिकार क्या हैं किसी भी देश के प्रति। अब देश में मालूम हुआ आज़ादी के लिए कोई मूवमेंट छेड़ा गया, तुम दुबके बैठे हो तो काम नहीं चलेगा, तो आपको जाना पड़ेगा। तो वो आपका मूल अधिकार है। आपका मूल अधिकार है अपने देश की जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना। तो ये मूल अधिकार हैं, इनको अनुच्छेद संख्या 51 का में बताया गया। भाग 5 में संघ से संबंधित है। संघ का मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कैसे चलेगी? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, राज्यसभा में सदस्य होंगे, लोकसभा में सदस्य होंगे, उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा, राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा,
उच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो इन सब की जो व्यवस्थाएं हैं सर्वोच्च न्यायालय वगैरह की, न्यायाधीश की, तो उनको भाग 5 में बताया गया। यानी केंद्र के अंतर्गत जो भी चीजें आ गई, अनुच्छेद संख्या 52 से लेकर अनुच्छेद संख्या 151 तक में इनको सबको वर्णित किया गया। सेम यही प्रोसेस राज्यों के लिए है। अनुभाग 6 में, भाग 6 चूंकि राज्यों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक इसमें इन्हीं आर्टिकलों में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब बताई गई हैं। फिर भाग 7 आता है जिसको हटा दिया गया, इसलिए कि अनुच्छेद था 238। क्यों हटाया गया वो आगे की बात है, अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ इन चीजों को समझिए। भाग 8 किससे संबंधित है? भाग 8 संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र से। अब यहाँ पर क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब पूरे भारत की बात की गई, और यहाँ संघ राज्य क्षेत्र मतलब सिर्फ यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई। वर्तमान समय में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब अनुच्छेद संख्या 239 से लेकर अनुच्छेद संख्या 242 तक इसमें शामिल किया गया। भाग 9 पंचायतों की व्यवस्था इसमें की गई, जैसे ग्राम पंचायत हुआ। अनुच्छेद संख्या 243 में ही सब व्यवस्थाएं की गई। अनुभाग 4 का 9 का बना, 9 का में जो नगर पालिकाएं थी उनकी व्यवस्था की गई, लेकिन इनको भी अनुच्छेद संख्या 243 में ही रखा गया। फिर सहकारी समितियां बनी 9 भाग 9 खा में, लेकिन उनको भी अनुच्छेद संख्या 243 में ही रखा गया। 243 को बहुत भागों में बांटा गया है, आगे उनको भी आपको बताएंगे कैसे क्या बांटा गया, किस भाग में क्या है, वो आगे की बात। फिर भाग 10 जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे संबंधित होता है। इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 244 जो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद है। उसके बाद भाग 11 संघ और राज्यों के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कैसे रिलेशन होने चाहिए, इस पर आधारित है। और ये अनुच्छेद संख्या 245 से लेकर 261 तक का प्रोविजन इसमें किया गया है। तो ये जो आपको याद रखना है, कंठस्थ रखना है, इसका एक तरीका है। सबसे पहला भाग आप याद रखेंगे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी पूरे भारत की बात की गई। भाग 2 में उस भारत में कुछ लोग रहेंगे, उनकी नागरिकता होगी, कुछ नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 उन नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे, मूल अधिकार। भाग 4 वो जिस राज्य में रहेंगे राज्य नीति बनाएगा, तो नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का में उनकी भी ड्यूटी होगी कि वो अपने राज्य की संपत्ति की सुरक्षा करें, तो मूल कर्तव्य हो गया। भाग जो 5 है वो संघ से संबंधित है, संघ मतलब केंद्र से। भाग 6 राज्य से संबंधित है, भाग 7 हटा दिया गया। और भाग 8 में ये बताया गया है कि जैसे कि आप संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब पंचायतें कैसी होगी, नगर पालिका, संघ, सहकारी समितियां, इन सब के बारे में बताया गया। भाग 10 में बताया गया कि जो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र होंगे, इन क्षेत्रों में कैसे प्रावधान किए जाएंगे, ये इससे संबंधित मतलब अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित हो गया। फिर भाग 11 आता है। भाग 11 में ये बताता है कि संघ और राज्यों के बीच में कैसे संबंध हैं, यानी संघ और राज्यों के बीच के जो संबंध हैं वो भाग 11 में बताया गया है। तो बहुत आसान है याद करना, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। भाग 12 में बताया गया वित्त संपत्ति संविदाएं बात, यानी जो वित्त होगा, फाइनेंस होगा, संपत्ति प्रॉपर्टी होगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और जो सेट्स होंगे उनको अनुच्छेद 264 से लेकर 300 में रखा गया। तो भाग 12 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस से रिलेटेड है, आप याद रखेंगे।
भाग 13 में क्या बताया गया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, यानी भारत के जो राज्यों के राज्यों के अंदर जो व्यापार होगा वो कैसा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, इसको भाग 13 में रखा गया और अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इसके बाद में भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं थी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इनको अनुच्छेद 308 से लेके 325 तक में सम्मिलित किया गया। अब क्या क्या सेवाएं हैं वो जब आप अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ भाग पढ़ रहे हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए और फिर कंटिन्यू डेली इनको पढ़िए, तब ये धीरे धीरे जाके दिमाग में आपके कंठस्थ हो जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझना आसान हो जाएगा। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक में इसकी व्यवस्था की गई। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपवन, यानी कुछ वर्गों को विशेष जो छूट दी जाती है वो भाग 16 में है, अनुच्छेद 330 से लेके 342 तक। भाग 17 राज्यभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद संख्या 343 से लेके 351 तक में इसकी व्यवस्था की गई। भाग 18 आपातकाल से संबंधित है, यानी आपात उपबंध की व्यवस्था की गई, अनुच्छेद संख्या 352 से लेके 360 तक को इसमें शामिल किया गया। भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है। ये प्रकीर्ण क्या होता है, इसमें संरक्षण दिया जाता है, कितना संरक्षण किसको दिया जा रहा है, कितना राष्ट्रपति राज्यपाल को, वो सब व्यवस्थाएं की गई। अनुच्छेद संख्या 361 से लेकर 367 तक के अनुच्छेदों को इसमें रखा गया। भाग 20 में संविधान संशोधन, एक ही अनुच्छेद है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद संख्या 368, कई बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए, अनुच्छेद संख्या 369 से लेकर 392 तक में इसको सम्मिलित किया गया। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इनकी व्यवस्था की गई, अनुच्छेद संख्या 393 से लेकर 395। तो टोटल अनुच्छेद 395, बाकी हो तो बहुत गए हैं, 450 से ऊपर इनकी संख्या हो गई है, लेकिन मूल जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं। उसी में का, खा, गा ये सब बढ़ा के उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। तो ये जो आपने समझा, ये जाना, इसको आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है और बहुत आसानी से आप याद कर जाओगे, क्योंकि बहुत कठिन नहीं, ये आराम से याद हो जाएगा। मैं रिवीजन के तौर पर एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और भाग 4 का मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 7 हटा दिया गया है और भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, यानी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां आती हैं। भाग 10 ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 11 में ये बताया गया कि जो संघ होगा वो संघ और राज्यों के बीच में कैसे संबंध होंगे। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविधान और वाद से संबंधित है। भाग 13 में ये बताया गया कि भारत के राज्य क्षेत्रों के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम कैसा होगा। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होंगी उनसे संबंधित। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 निर्वाचन जब हो जाएगा, भाग 16 में कुछ वर्गों को विशेष उपबंध दिया गया है, तो भाग 16 में उसे रखा गया। भाग 17 राज्यभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपातकाल से संबंधित है, आपात उपबंध से संबंधित है।
भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है, भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है और भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों से संबंधित है और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, वाद और निरसन से संबंधित है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, फिर से बता रहा हूँ, और याद कर लीजिए, इनको कंठस्थ कर लीजिए। यदि इन सब चीज़ों से, इन सब लेक्चरों से आपका फायदा हो रहा है, आपको लग रहा है हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो आप इन्हें अपने मित्रों को भी भेज सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम तक भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आपके क्वेश्चन का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि पहुंचाएंगे। दोस्तों चैनल पर आने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।